इस लेक्चर में हम टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन डिस्कस करेंगे और प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन जैसे फोर्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है, सेम वे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। टॉर्क इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डेरिवेशन भी आप एक बारी देख लेना रेगुलर क्लासेस में, समटाइम्स उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर तो बात चल रही है सिंगल पार्टिकल की, फिर तो एक्सटर्नल इंटरनल टॉर्क का मतलब नहीं रह गया। बट इन केस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 एटसेट्रा, इस केस में भी राइट टॉर्क एक्सटर्नल is equal to rate of change of angular momentum of the system। क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ये पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से उनके टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वी राइट नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। टॉर्क की वैल्यू आ रही है हमारे पास d बाई डी टी ऑफ एल। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है तो उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जैसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि दिस अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो जब अर्थ यहां पर है, अर्थ पे सन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, अर्थ यहां पहुंची, फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, अर्थ यहां पहुंची, फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। क्योंकि इस अर्थ पर जो सन का अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमेशा इस जगह से पास कर रहा है, सन के सेंटर के अबाउट, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट अर्थ पर कोई टॉर्क नहीं आ रहा। तो इसलिए इस मोशन का, अर्थ के इस इलिप्टिकल मोशन का angular momentum about an axis passing through sun will be conserved. Another example we can see like this. जैसे suppose that earth अपनी ही एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है, रेडियस इज r, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा i ओमेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो राइट नाउ दिस एंगुलर मोमेंटम इज i ओमेगा, जहां पे i की वैल्यू है 2/5 mr स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अब ड्यू टू एनी रीजन, सपोज दैट अर्थ की रेडियस सडनली 1/3 हो गई। अगर अर्थ की रेडियस सडनली 1/3 हो गई, देन मास रिमेनिंग सेम, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सडनली कम हो जाएगा। As there is no external torque during this sudden change in radius, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सडनली घटेगा, एंगुलर स्पीड सडनली बढ़ जाएगी। सो इन दिस केस सपोज दैट नई एंगुलर स्पीड हो गई ओमेगा डैश, रेडियस वाज r/3। इस वक्त एंगुलर मोमेंटम आएगा i डैश ओमेगा डैश, दिस इज 2/5 m r/3 whole square omega dash। Now by conservation of angular momentum, इसे और इसे इक्वेट करेंगे हम, तो we get that 2/5 mr square omega, this is equal to 2/5 m r/3 whole square omega dash। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि ओमेगा डैश इज 9 टाइम्स ओमेगा। मतलब अगर अर्थ की रेडियस सडनली 1/3 हो गई तो एंगुलर वेलोसिटी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी अगर 9 टाइम्स बढ़ गई तो ड्यूरेशन ऑफ डे, क्योंकि टाइम पीरियड था 2π/ओमेगा, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी 9 टाइम्स बढ़ गई तो नेचुरली टाइम पीरियड 9 टाइम्स कम हो जाएगा। सो दिस t डैश, द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम t/9, मतलब 24/9 आवर्स। दिस विल कम 2 hours 40 minutes। तो अगर अर्थ की रेडियस सडनली 1/3 रह गई एग्जिस्टिंग रेडियस के, देन ड्यूरेशन ऑफ डे 24 आवर्स से घट के इट विल बिकम 2 hours and 40 minutes।
नेक्स्ट एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। सपोज दैट ये डिस्क या हॉलो या सॉलिड स्फीयर v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रिवॉल्व कर रहा है। प्योर रोलिंग है या नहीं वो केस हम अगले सेक्शन में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मूव कर रहा है ऐसे। यहां पर सपोज दैट इसका mg वेट एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, एंड सपोज दैट फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा था, स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन व्हाटएवर। स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक जो भी है वो भी यहीं पर एक्ट करेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट जहां पे इसका कांटेक्ट पॉइंट है, नो एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस एफ एन एम जी इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए इस रिवॉल्विंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कंजर्व होगा। जैसे शुरू में ये यहां पर है, इसकी वेलोसिटी है v, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट, ये कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम एट दिस इंस्टेंट इज ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से mv इंटू आर, डायरेक्शन इनवर्ड। रोटेटरी मोशन की वजह से आई ओमेगा, दैट डायरेक्शन इज ऑल्सो इनवर्ड। तो इस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम है mvr plus ic omega. Now after some time when this object will reach somewhere here, this was the axis which we considered, object आगे निकल गया, axis ये रही। अब इसकी वेलोसिटी हो गई है से v डैश, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। इस वक्त सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई सी ओमेगा डैश, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से एम वी डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ मोशन का गिवन एक्सिस से आर, एम वी डैश इंटू आर भी इनवर्ड है, आई सी ओमेगा डैश भी इनवर्ड है। तो इस वक्त एंगुलर मोमेंटम इसका एम वी डैश इंटू आर प्लस आई सी ओमेगा डैश। दिस एंगुलर मोमेंटम एंड दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पे इस तरह से आपने बेसिकली फाइंड करना है कि इज देयर एनी पर्टिकुलर एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट देयर इज नो एंगुलर, देयर इज नो टॉर्क, उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। Now we discuss rolling motion on horizontal surface. तो ये horizontal surface, this object, translatory motion, इसके center of mass की velocity vc, center of mass के about this disc, sphere, whatever it is, revolving with angular velocity omega। प्योर रोलिंग की कंडीशन है, ग्राउंड पर अगर रोलिंग हो रही है, दैट इस रोलिंग ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। सरफेस इस केस में जीरो वेलोसिटी है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो आनी चाहिए। ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन vc, इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की ओर आ रही है vc। ड्यू टू रोटेशनल मोशन, इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की ओर आना चाहती है ओमेगा r। सो अगर प्योर रोलिंग की कंडीशन है देन vc शुड बी इक्वल टू ओमेगा r। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑन ग्राउंड। रिमेंबर, ऑन ग्राउंड, ऑन फिक्स सरफेस, इवन इफ इट इज इंक्लाइन प्लेन। इसका डेरिवेटिव हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देगा, यानी ac। इसका डेरिवेटिव ओमेगा का हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा देगा। याद रखना, टॉर्क आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कैलकुलेट करोगे, उस टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट करोगे तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा COM के अबाउट। सो दिस इज अल्फा आर। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। नाउ वन पॉइंट यू रिमेंबर कि इस रोलिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट पॉइंट का इट्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का इफ आई से क्या एक्सेलरेशन जीरो है देन इट इज नॉन जीरो। रिमेंबर, ये AC और अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए है। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का AC, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन AC, तो इसका एक्सेलरेशन AC। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा, तो दिस एक्सेलरेशन अल्फा आर, ये दोनों इक्वल हुए। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या जीरो है, इट इज नॉट, इट इज ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, प्योर रोलिंग के लिए इस डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट शुड बी जीरो। सो फ्रॉम दैट वी गेट द कंडीशन दैट AC शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। नाउ अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन में है, देन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन इसकी काइनेटिक एनर्जी वी कॉल इट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ mvc स्क्वायर। ड्यू टू रोटेशनल मोशन अबाउट COM इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ IC ओमेगा स्क्वायर। अगर हमें इनका रेशियो चाहिए ट्रांसलेशनल इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, देन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस बाय दिस वी गेट हाफ mvc स्क्वायर अपॉन हाफ IC ओमेगा स्क्वायर। नाउ क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है तो VC की वैल्यू ओमेगा आर हो जाएगी, सो दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन हाफ IC को हम जनरल m k स्क्वायर लिख रहे हैं, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, सो दिस इज m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। तो अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन में है ग्राउंड पर फिक्स सरफेस पर, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। रिंग के केस में फॉर रिंग k स्क्वायर की वैल्यू आएगी r स्क्वायर, फॉर डिस्क k स्क्वायर की वैल्यू आएगी r स्क्वायर बाय 2, हॉलो स्फीयर 2 बाय 3 r स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर k स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 बाय 5 r स्क्वायर। यूज करके आप इनका रेशियो, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा होता है व्हाट इज द रेशियो, यू कैन फाइंड। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग ऑब्जेक्ट की आ जाएगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इन्हें ऐड करोगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के दो वेज है आपके पास, या तो इस तरह से आप इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करो, और एल्स अगर ये ग्राउंड पर प्योर रोलिंग मोशन है, इस लेक्चर में हम डिस्कस ही कर रहे हैं फिक्स सरफेस पर प्योर रोलिंग मोशन, तो अगर ये प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है देन दिस एक्सिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ग्राउंड पे रोलिंग हो रही है तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ लें, देन हम इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को हाफ I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। सो इसकी एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, या फिर हाफ I अबाउट दिस एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। इस वाले मेथड से आपको डायरेक्ट टोटल एनर्जी मिलेगी। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा ट्रांसलेशनल पार्ट और रोटेशनल पार्ट कितना है, उसके लिए आपको पुराना मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अब सपोज दैट ये रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पर ये एक हॉलो स्फीयर रखा हमने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच है म्यू, इस हॉलो स्फीयर का मास है m, रेडियस है r। इस हॉलो स्फीयर पर हमने एक थ्रेड रैप करी मासलेस सी, और फिर वो थ्रेड का एक एंड ऊपर वाले पॉइंट से होता हुआ ऐसे वी आर पुलिंग इट बाय अ फोर्स f। क्वेश्चन इज इस f की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सो दैट ये हॉलो स्फीयर इस रफ सरफेस पर स्लिप ना करे। तो इन दिस केस इसका जो वेट mg और n आ रहा है उनका कोई रोल नहीं है इस पूरे मोशन में, तो आई एम नॉट शोइंग देम। इमेजिन अगर आप इस स्ट्रिंग को रैप करके इस हॉलो स्फीयर पे इसे काफी लार्ज फोर्स से खींचते, अगर आप एक लार्ज फोर्स से इसे खींचते तो हॉलो स्फीयर का कांटेक्ट पॉइंट पीछे स्किड करता। इसका मतलब इस केस में कांटेक्ट पॉइंट की टेंडेंसी है बैकवर्ड जाने की। अगर आपने बहुत बड़ा फोर्स नहीं अप्लाई किया, जेंटल फोर्स ही आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये पॉइंट की टेंडेंसी है स्किड होने की, बट फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन स्टैटिक इस डायरेक्शन में आएगा F। जैसे जैसे आप ये फोर्स बड़ा करते जाओगे
इस पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट की बैकवर्ड स्लिप होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तो ये फ्रिक्शन बड़ा होता जाएगा। एट एन वन स्टेज ये F की वैल्यू जब अपनी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आ जाएगी, दैट इज म्यू mg, उस वक्त ये होलोस्फीयर स्लिप करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में वी विल से दैट दिस इज स्मॉल f शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, वहां से हमें आंसर मिलेगा। अब जनरल मेथड डिस्कस कर रहा हूं। कैसा भी क्वेश्चन हो, ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट इन जनरल कितना भी इजी या टफ हो, आप ये जनरल अप्रोच पहले समझो। आप पहले इसका ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन सेपरेट डिस्कस करो। ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते वक्त यू ट्रीट इट एज अ पार्टिकल। ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते वक्त बेसिकली आप समझ लो लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है। हमें नहीं मतलब ये हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, रिंग है, आप इसे एक पार्टिकल मानो। जितने फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर थे वो सारे इस पे दिखाओ। दीज आर द फोर्सेस, कैपिटल F प्लस स्मॉल f, mg और n बैलेंस हैं, उनका ऑलरेडी आई टोल्ड यू मोशन में कोई रोल नहीं है। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का AC, तो जस्ट लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो कैपिटल F प्लस स्मॉल f की वैल्यू आ गई m टाइम्स AC, ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। नाउ वी डिस्कस रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन डिस्कस करने के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क कैलकुलेट करोगे आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही। जब भी आप ट्रांसलेटरी मोशन सेपरेट डिस्कस कर रहे हो, रोटेटरी मोशन सेपरेट डिस्कस कर रहे हो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आप COM के अबाउट ही यूज करो। तो इन दिस केस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें तो F इंटू आर इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, स्मॉल f इंटू आर इसे एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क COM के अबाउट आ रहा है कैपिटल F इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। बस अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू आर इज, आई की वैल्यू थी 2/3 mr स्क्वायर, प्योर रोलिंग है तो AC इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा की वैल्यू AC अपॉन आर, ये आर कैंसल, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 MAC। इस इक्वेशन से MAC की वैल्यू कैपिटल F प्लस स्मॉल f यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, सो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज 2/3 टाइम्स कैपिटल F प्लस स्मॉल f आ रहा है रिलेशन हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट कैपिटल F माइनस 2f/3 दैट इज f/3, स्मॉल f प्लस 2f/3 दैट इज 5 स्मॉल f/3, तो यहां से हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई अप्लाइड फोर्स बाय 5। तो जितना भी फोर्स आप यहां अप्लाई करोगे उसका 1/5 फोर्स यहां पे ऑटोमेटिकली जनरेट होगा स्लिपिंग अपोज करने के लिए। नाउ जैसे ही ये फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg के बराबर हो जाएगी, लेस रहनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग, जैसे ही ये इक्वल हो जाएगी दिस होलोस्फीयर विल कम ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो इसका मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5 म्यू mg, दिस इज द आंसर। इससे बड़ा फोर्स आपने लगाया तो ये बैकवर्ड स्लिप करेगा, मतलब इसका रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन पर डोमिनेट करेगा, दिस विल स्लिप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक इन नेचर। बट स्टिल इन दैट केस अगर आप इस पोजीशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ढूंढना चाहो तो इस बार जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स F। ये ना होता फिर चाहे स्लिपिंग हो या प्योर रोलिंग हो, इस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये जनरल अप्रोच आपने ध्यान रखनी है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड देन कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, AC is by R is alpha। Now another question is like this, ये एक डिस्क है, इस डिस्क का मास है m, रेडियस r, इट्स अ डिस्क। इस सरफेस पर, इस डिस्क पर हमने एक मासलेस सी डिस्क ऐसे पेस्ट करी जिसकी रेडियस है से h, दिस डिस्क इज मासलेस। इस डिस्क पर हमने एक थ्रेड रैप करी एंड देन
उस थ्रेड का, उस मासलेस स्ट्रिंग का टॉप पॉइंट इज कमिंग लाइक दिस एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F. तो ओरिजिनल डिस्क इज ऑफ मास m and this disk is massless. Now in this case question is what should be the value of this height h so that friction force यहाँ पर appear ही ना हो. Like in last example we have seen that hollow sphere के केस में friction force forward direction में आया था. Now the question here is what should be the value of h so that friction force here will be 0. इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. फ्रिक्शन फोर्स हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब दिस फोर्स अलोन will provide center of mass का acceleration AC, will provide angular acceleration alpha, और अगर वो AC और अल्फा R बराबर आ गए तो इसका मतलब इस डिस्क के पास स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है. हॉलो स्फीयर के केस में यू हैव सीन टॉप पे फोर्स लगाया था, बैकवर्ड स्लिप होना चाहता था. डिस्क के केस में अगर आप एक सर्टेन हाइट h पे फोर्स लगाओगे तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक दूसरे को ऐसे बैलेंस करेंगे कि इस पॉइंट की स्लिपिंग की कोई टेंडेंसी ही नहीं आएगी. सो इन दिस केस वी कैन राइट दिस F इज m टाइम्स AC बिकॉज दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग. सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे, देन वी राइट F इंटू H. दिस इज द टॉर्क अबाउट CUM. दिस F इंटू H इक्वल्स I अल्फा, और ये डिस्क है तो I की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ mr², अल्फा की वैल्यू AC ओवर R. तो दिस वी विल गेट F इंटू H इज हाफ m, एक R कैंसल, AC इंटू R. ये m AC की वैल्यू F सब्सटीट्यूट करेंगे हम, सो F इंटू H इज हाफ F इंटू R. दिस F एंड F कैंसल, h की वैल्यू वी आर गेटिंग इट एज r/2. तो इस डिस्क के केस में अगर आप r/2 हाइट पर ये फोर्स अप्लाई करोगे देन ये फोर्स खुद ही ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को ऐसे बैलेंस करेगा कि देयर विल बी नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग.